हेलो दोस्तों, तो ये कहानी है दो ऐसे वॉरियर की जिन्हें किस्मत ने चुना ताकि वो इंसानियत की हिफाजत कर सके। ये कहानी है लिंजुआन और फ्रैंक की, जिन्होंने दुश्मनी से दोस्ती का सफर तय किया। इस सफर के दौरान ये लोग हंसे, लड़े, खेले, मजाक किया और दर्द सहा। इन्होंने अपनों को खोकर दर्द को समझा, जो कि इन्हें एहसास दिलाती रही कि इन लोगों की जिम्मेदारी क्या है। और ये कहानी पूरी तरीके से जज्बातों से भरी हुई है। अगर आप लोगों ने इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जबकि आज मैं सीजन 2 की शुरुआत करने वाला हूँ। तो जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि ब्लू डोमेन में कुछ डीमंस आ चुके थे ताकि वो पेयरलेस बीट को हासिल कर सके, लेकिन इसके दौरान वो लोग लिंजुआन और फ्रैंक को भी जान से मारने वाले थे। ये देखकर लिंजुआन के मॉम डैड अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि वो अपने बेटे की हिफाजत कर सके, लेकिन इसी दौरान वो दोनों जान से मारे जाते हैं। यहाँ कैसा हाल देखकर फ्रैंक लिंजुआन को टेलीपोर्ट करके अपनी लीगल डोमेन ले आया था, लेकिन इस बात से लिंजुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो गुस्से में फ्रैंक पर भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं अपने मॉम डैड के साथ मरना पसंद करता, लेकिन मैं यहाँ पर यूं नहीं आना चाहता था। जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि हम उस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोबारा वहाँ पर वापस जाएंगे ताकि हम तुम्हारा बदला ले सके। जिसके बाद इन लोगों ने ब्लू डोमेन की तरफ सफर शुरू कर दिया था और रास्ते में ये लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसके दौरान ये लोग ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। अब यहीं से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ इन लोगों के सामने एक पेयरलेस बीट आ गया था। ये लोग उस पेयरलेस बीट को देखकर काफी जरा हैरान दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक ये दोनों टेलीपोर्ट होकर उस पेयरलेस बीट के अंदर चले जाते हैं, जहां पर इन लोगों को पास में अपने एंसेस्टर्स के विजन दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि ब्लू डोमेन और लीगल डोमेन के दो एंसेस्टर वॉरियर अपनी पावर्स को कंबाइन कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को बुक ऑफ प्रोफेसी से मालूम हुआ था कि जल्द ही इंसानियत पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए ये दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके पेयरलेस बीट का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि हमारे आने वाली जनरेशन में कोई ना कोई इस पेयरलेस बीट का इस्तेमाल करके उन डीमंस को जरूर रोकेगा। भले इसमें हम लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन ह्यूमंस के जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये करते हुए वो दोनों अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंजुआन और फ्रैंक दोबारा अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुके थे, और लिंजुआन कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखकर थोड़ी देर के लिए ये दोनों उदास हो गए थे, लेकिन तभी अचानक फ्रैंक कहता है कि ये देखो, मैंने 7 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर लिंजुआन भी देखकर बताता है कि हाँ, मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया, जिससे इन दोनों को थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों आखिरकार ब्लू डोमेन पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर ब्लू डोमेन की हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी। लिंजुआन इस जगह की ऐसी हालत देखकर अपने मॉम डैड को याद करता है कि कैसे उसने अपने मॉम डैड को खो दिया, जबकि साथ ही साथ उसे बहुत जरा गुस्सा आ रहा था। वो इसके बाद वहाँ पर जिंदा बचने वाले लोगों की तलाश करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रेट एल्डर से होती है। ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर लिंजुआन को देखकर काफी जरा खुश हो गई थी, जिस पर लिंजुआन उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं मॉम डैड को नहीं बचा पाया, वो मेरी नजरों के सामने मारे गए। ग्रेट एल्डर बताता है कि हाँ, मुझे मालूम हो चुका है और मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 डीमंस आए हुए थे। मैंने उनमें से एक डीमंस के साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैं चाहे उस पर कैसे भी अटैक करता, लेकिन उस पर मेरे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा बस उसने मुझ पर एक मामूली सा अटैक करके मुझे काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था। मैं तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेट एल्डर लिंजुआन को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि क्वीन और किंग अभी तक मरे नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी है, जिनका पैलेस में इलाज चल रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं ये खबर 3 साल बाद लोगों को बताऊंगा कि क्वीन और किंग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद तुम्हें नया किंग बनना होगा। इसलिए अभी के लिए तुम्हारे पास 3 साल है। तुम्हें कुछ भी करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम ब्लू डोमेन के नए किंग बन सको। तुम्हें यहाँ के लोगों की हिफाजत करनी ही होगी, क्योंकि तुम यहाँ के लोगों की आखिरी उम्मीद हो। ये सारी बातें सुनने के बाद अब लिंजुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बैठकर खुद को कोस रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मुझे वो पेयरलेस बीट ना मिलता तो वो डीमन यहाँ पर ना आते और मेरे पेरेंट्स यूं मारे ना जाते। उसको यूं खुद पर गुस्सा करते हुए देखकर ग्रेट एल्डर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से खुद को नहीं कोस सकते। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बस यही सिखाया है कि बैठकर जो हो गया उस पर रोते रहो, या फिर तुम जाकर अपना बदला लोगे? ये सारी बातें सुनकर तो लिंजुआन को भी काफी जरा गुस्सा आ रहा था, जिस पर ग्रेट एल्डर बताते हैं कि लिंजुआन, क्या तुम्हें मालूम है कि उन डीमंस ने मुझे और यहाँ की बाकी लोगों को क्यों जान से नहीं मारा? क्योंकि उन्हें हमसे जरा सा भी डर नहीं लगता। उनके सामने हम बस कीड़ों मकोड़ों की तरह है, जिन्हें वो कभी भी कुचल सकते हैं। अब ये सब सुनते हुए फ्रैंक अचानक से खड़ा होकर सवाल करता है, फिर आप ही बताए कि हमें क्या करना होगा, और ये बताए कि वो पेयरलेस बीट को ही क्यों हासिल करना चाहते हैं। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, लगता है तुम लोगों को अभी तक 7 गोल्डली बीट्स के रियल सीक्रेट के बारे में नहीं मालूम, लगता है मुझे तुम्हें बताना ही होगा। और ये कहने के बाद वो इन दोनों को एक और डोमेन में ले जाते हैं, जहाँ पर वो इन लोगों से कह रहे थे कि क्या तुम
तुम लोगों को मालूम भी है कि 7 गोल्डली बीट्स कैसे बनी। जिस पर लिंजुआन कहते हैं कि हमें 7 गोल्डली बीट्स का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पीयरलेस बीट को बनाने के लिए हमारे 2 एंसेस्टर ने अपनी जान गंवा दी थी। ग्रेट एल्डर ये सुनकर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि 7 गोल्डली बीट्स कैसे बनी, लेकिन उसका एक बहुत ही ज्यादा गहरा और डरावना सीक्रेट है। इन 7 गोल्डली बीट्स को बनाने के लिए हमारे एंसेस्टर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जब उन लोगों को बुक ऑफ प्रोफेसी से मालूम हो चुका था कि इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो उन लोगों ने इसके खिलाफ तैयारियां करना शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक्त ज्यादातर लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि किसी को भी उन पर यकीन नहीं था। इसलिए उन लोगों ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ताकि वो ये 7 गोल्डली बीट्स को रिफाइन कर सके। और ये सब बताते हुए ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि उन 7 गोल्डली बीट्स की मदद से उन लोगों ने डिमोनिक एस्टेरॉइड को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे एंसेस्टर उस वक्त के लिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ वक्त के लिए ही फ्रीज कर पाए और इंसानियत को एक और मौका मिल गया ताकि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके बाद गॉब्लिन और इंसानों के आपस की दुश्मनियों के कारण उन लोगों ने बुला दिया कि ये 7 गोल्डली बीट्स को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या खोया था। ये सब बताने के बाद वो लिंजुआन और फ्रैंक को वापस ले आते हैं। जिसके बाद वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को पीयरलेस बीट ने खुद चुना है, बाकी के 7 गोल्डली बीट्स भी अब दोबारा जिंदा हो चुके होंगे, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उन सबको हासिल करना होगा, क्योंकि तुम लोग ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। ये सब कहते हुए उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। जिसके बाद लिंजुआन उन्हें सहारा देते हुए एक जगह पर बैठा देता है और दूसरी तरफ फ्रैंक उनसे सवाल कर रहा था, फिर ग्रेट एल्डर आप ही बताए कि हमें क्या करना होगा। इस पर ग्रेट एल्डर इन दोनों को अजीब तरीके से देखकर कहते हैं कि मैं तुम दोनों को ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ पर तो डीमंस भी जाने से डरते हैं। ये सब कहने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजुआन और फ्रैंक टेलीपोर्ट होकर लीगल डोमेन आ गई थी, जहाँ पर फ्रैंक लिंजुआन से कह रहा था कि मेरे भाई तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर लिंजुआन बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं समझ चुका हूँ कि हम लोगों के कंधे पर क्या जिम्मेदारी है, इसलिए हमें कुछ भी करके इंसानियत को बचाना ही है। लिंजुआन को एक बार फिर से यू स्ट्रॉन्ग देखकर फ्रैंक को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो लिंजुआन से कहते हैं ठीक है, फिर मैं एक कश्ती का बंदोबस्त कर रहा हूँ ताकि हम लोग अपने आगे का सफर शुरू कर सके। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ लिंजुआन अपने मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो खुद से सवाल करते हैं कि क्या मैं वाकई में स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर सिर्फ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो इसी तरह से यहाँ पर इमोशनल हो ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर वही छोटा बच्चा लोंगजुआन आ जाता है, जो कि लिंजुआन को ये रोता हुआ देखकर कहता है कि भाई आपको रोना नहीं चाहिए, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरी कैंडी खा सकते हो। वैसे भी मेरी मैम कहती है कि अगर आप कैंडी खाओ तो आपको दर्द नहीं होता। ये सुनकर तो लिंजुआन फौरन से अपने आंसू छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक बीमार बच्चे के सामने रोना नहीं चाहता था। जबकि दूसरी तरफ हम लोंगजुआन को देखते हैं जो कि उस कैंडी को ओपन कर रहा था, तभी वो कैंडी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर तो लोंगजुआन ने रोना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि मैं तो अपने भाई को ये कैंडी देना चाहता था, लेकिन ये भी मुझसे गिर गई। जबकि दूसरी तरफ हम लिंजुआन को देखते हैं जो कि उस कैंडी को उठाकर साफ करते हुए खा लेता है। वो उसे मुंह में रखते हुए कहता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा स्वीट है और अब तो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। जो देखकर लोंगजुआन सवाल करता है कि भाई क्या नीचे गिरी हुई चीज को उठाने के बाद वो अच्छी लग सकती है। जो सुनकर तो लिंजुआन अचानक से थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में पड़ गया था, क्योंकि लोंगजुआन की ये बात बहुत ही ज्यादा गहरी थी। वो इस बात को इससे रिलेट कर रहा था कि हारे हुए हीरोज दोबारा से खड़े होकर फाइट कर सकते हैं, हमारे लिए अभी भी एक उम्मीद बाकी है। इसलिए वो लोंगजुआन से कहता है कि हाँ गिरने के बाद अगर हम किसी चीज को दोबारा से उठा ले तो वो अच्छी ही लगती है। ये सुनकर तो लोंगजुआन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद लिंजुआन उसे गोद में उठाते हुए कहता है कि अब से हम दोस्त हैं, तो ये बताओ क्या तुम मैजिक ट्रिक्स देखना पसंद करोगे। जिस पर लोंगजुआन कहता है कि हाँ मैं देखना पसंद करूंगा, आप मेरे बहुत ज्यादा अच्छे भाई हो। लिंजुआन कहता है कि हाँ वो बात तो मुझे मालूम है, लेकिन ये बताओ कि मैं फ्रैंक से कितना अच्छा हूँ। जिस पर लोंगजुआन कहता है बस थोड़े से अच्छे। लिंजुआन कहता है कि अरे यार ये तुम क्या कह रही हो, मुझे मालूम है कि मैं उससे 10,000 गुना ज्यादा अच्छा हूँ। दूसरी तरफ दूर खड़ा फ्रैंक ये सब देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इसके अंदर का बच्चा दोबारा से लौट आया है। आखिरकार वो इतने दिनों बाद फिर से लिंजुआन को थोड़ा बहुत खुश देख पा रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपना सफर शुरू कर दिया था, साथ ही साथ ये लोग रास्ते में कल्टीवेट भी कर रहे थे। अब यहाँ कुछ देर की कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन खड़ा हो गया था, जो कहता है कि हमें चलते हुए पूरा 1 महीना गुजर गया, हमने 1 महीने लगातार कल्टीवेशन की है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ये कल्टीवेशन हमने पीयरलेस बीट की मदद से की, इसलिए ये कल्टीवेशन 3 महीने की कल्टीवेशन के बराबर है। हमारा प्रोग्रेस काफी अच्छा हो रहा है, यानी कि हम लोग जल्द ही लेवल 9 को भी अचीव कर लेंगे, बिल्कुल जैसा कि कमांडर ने कहा था। जो सुनकर फ्रैंक कहता है कि क्या तुम इस बात को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। लिंजुआन कहता है कि हाँ इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हम 30 साल के होने से पहले ही लेवल 9 को अचीव कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक यहाँ पर लिंजुआन से कहता है कि हम ग्रीन सी ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेट एल्डर ने कहा था। मैंने सुना कि ग्रीन सी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वहाँ चारों तरफ हरियाली
हरियाली है, साथ ही साथ वहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ भी मौजूद है जिसे हमें जाकर हासिल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लिंजुआन उसे कहते हैं कि तुम्हें ग्रेट एल्डर की वो बात भूलनी नहीं चाहिए कि उन्होंने कहा था कि बेशक वो जगह हेवन जैसे खूबसूरत है लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कोई भी इतनी आसानी के साथ इंटर नहीं हो सकता। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ ये बात तो मैंने भी सुनी थी कि वहाँ रहने वाले लोग और क्रीचर काफी ज्यादा शांत मिजाज के हैं, लेकिन उन लोगों को बिन बुलाए मेहमान नहीं पसंद। जो भी कश्ती उनकी तरफ जाने की कोशिश करती है वो उन्हें डुबो देते हैं, इसलिए हमें जरा संभल कर चलना होगा। लिंजुआन थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि कहीं तुम इस बारे में तो बात नहीं कर रहे, और वो इशारा करते हुए दिखाता है कि सामने बहुत ज्यादा धुआं था, जिसे देखकर लिंजुआन कहता है कि ये जरूर वही कोरा होगा जिसकी मदद से ग्रीन सी ऑफ लाइफ खुद को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग धीरे धीरे करके उस कोरे में आगे बढ़ते जा रहे थे, जबकि इन लोगों की कश्ती के नीचे काफी बड़े बड़े क्रीचर भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ आगे चलते चलते अचानक ही हम देखते हैं कि लिंजुआन को अपने सामने कुछ ग्रीन चीजें दिखाई दे रही थी जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लिंजुआन को अंदाजा हो गया था वो चमकने वाली ग्रीन खूबसूरत चीजें और कुछ नहीं बल्कि नीडल्स है जो कि इन लोगों पर अटैक कर रही है। इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा फैंग के पास आ जाता है, जबकि फैंग ने वहां पर सामने ही शील्ड क्रिएट कर दी थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर फैंग के बाकी के सोल्जर्स को भी देखते हैं जो कि खुद की जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुप जाते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें वहाँ पर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो कि किसी ग्रीन यूनिफॉर्म में बांसुरी बजाते हुए इन लोगों के करीब आ रहा था, और यही वो आदमी है जो कि इस जगह की हिफाजत करने के लिए इन लोगों पर हमला कर रहा है। ये देखकर अब लिंजुआन और फैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो आदमी लगातार इन लोगों पर हमले करे जा रहा था। लिंजुआन और फैंग उसे पीछे धकेलते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम दोनों आउटसाइडर्स हो और हमारा शुहाई क्लैन आउटसाइडर्स को वेलकम नहीं करता, और ये कहते साथ ही वो दोबारा से लिंजुआन और फैंग पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो अब लिंजुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे फिर तो मुझे भी कुछ करना ही होगा, जो कहते साथ ही वो अपने फायर एलिमेंट के इस्तेमाल कर देता है। इस एलिमेंटल पावर्स की वजह से हम देखते हैं कि वो वॉरियर तकड़ाकर वापस अपने शिप पर आ गया था, जबकि दूसरी तरफ लिंजुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा शुहाई क्लैन यूं ही अपने गेस्ट को वेलकम करता है। यहाँ वो वॉरियर इन लोगों को नहीं पहचानता था, इसलिए वो इनसे कहता है ठीक है, फिर ये बताओ कि आखिर तुम लोग हो कौन, जिस पर फैंग बताना शुरू कर देता है कि मैं जुडिशियल डोमेन से हूँ। दूसरी तरफ लिंजुआन काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए अपने पास से एक टोकन निकाल लेता है, जिस पर वो बताता है कि ये मुझे ग्रेट एल्डर ने दिया था, पर हम लोग इस खोरे में रास्ता भटक गए, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें शुहाई क्लैन कहाँ पर मिलेगा। यहाँ नीचे खड़े वो वॉरियर उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसे और ज्यादा करीब से चेक करता है, जिस पर उसे मालूम हो गया था कि हाँ ये टोकन रियल है। इसलिए वो उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, अगर तुम लोगों के पास ये टोकन है तो इसका मतलब तुम लोग शुहाई क्लैन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम लोगों को अंदर के लिए वेलकम कर रहा हूँ। और ये कहने के बाद वो उस टोकन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक रास्ता खोल देता है, जिसके बाद वो लिंजुआन और फैंग को अपने साथ कश्ती में अंदर की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। रास्ते में चलते हुए वो वॉरियर इन दोनों से सवाल करता है कि क्या तुम दोनों शुहाई क्लैन पहली दफा आए हो, जिस पर लिंजुआन और फैंग बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। साथ ही साथ वो वॉरियर यहाँ पर इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम है शायू और मेरा काम है इस जगह की हिफाजत करना, इसलिए मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों पर बिला वजह हमला कर दिया था। यहाँ पर ये लोग चलते हुए यूं ही बातें कर रहे थे कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजुआन की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा आ गया था। वो देखते हैं कि उसके सामने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उसका दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम शायू को देखते हैं जो कि एक पत्ते का इस्तेमाल करके उस समंदर से थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लेता है, और वो यहाँ पर लिंजुआन से कह रहा था कि मैंने तुम लोगों पर हमला किया, उसकी माफी मांगने के लिए मैं तुम लोगों को ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसलिए इसे पी लीजिए। जिस पर लिंजुआन पहले तो उसे काफी जरा अजीब तरीके से देख रहा था कि भला ये हमें समंदर का पानी क्यों पिला रहा है, लेकिन चलो उसने ऑफर किया है तो ये लोग ना चाहते हुए भी उस पानी को पी लेते हैं। पर उस पानी को पीते साथ ही इन्हें एहसास होता है कि आज तक इन लोगों ने ऐसा प्योर पानी कभी नहीं पिया, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी से सारी थकन खत्म हो जाती है। साथ ही साथ इन्हें काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, जिसके बाद शायद इन लोगों से कहता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं तुम लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ, अब तुम लोगों को गेस्ट ट्री हाउस तक जाना होगा, जहाँ पर तुम लोगों से मिलने के लिए कुछ लोग जरूर आ जाएंगे। और ये कहते साथ ही वो पानी में जंप कर देता है, जो देखकर लिंजुआन कह रहा था कि अरे यार बता के तो जा कि गेस्ट हाउस है कहाँ पर, लेकिन शायू तब तक वहां से जा चुका था। जिस पर फैंग कहता है चलो कोई बात नहीं, हमें खुद ही चलकर ढूंढ लेना चाहिए। और ये लोग उसके बाद धीरे धीरे करके आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग उस ट्री हाउस को ढूंढ सके। यहाँ चलते हुए लिंजुआन काफी जरा खुश हो रहा था। वो फैंग से कहता है कि ये जगह वाकई में काफी जरा कमाल की है, यहाँ हवा कितनी प्योर है, पानी कितना प्योर है और जगह कितनी ग्रीन है। सच कहो तो वैसे लोग इस जगह को हेवन नहीं कहते, ये जगह वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ इसी तरह से खुश होते हुए ये लोग सीधा आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर इन लोगों को समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि आखिर ट्री हाउस कहाँ होगा, लेकिन ये लोग अपने अंदाजे के मुताबिक बस चलते रहते हैं। तभी अचानक थोड़ी देर आगे चलने के बाद लिंजुआन को एहसास होता है जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, इसलिए वो ये बात फैंग को भी बताता है, लेकिन फैंग उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बस यहाँ के शोहाई क्लैन के ही लोग होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि शोहाई क्लैन के लोग कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, बल्कि वो एल्फ्स की तरह दिखने वाले गॉब्लिन्स हैं। अब यहाँ यूं ही आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इन लोगों को अपने सामने काफी जरा खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे थे, जबकि साथ ही साथ लिंजुआन देखता है कि वहाँ पर काफी सारे प्यारे फूल भी थे, जिसे लिंजुआन ने गलती से टच करने की हिम्मत कर दी थी और इसलिए वो फूल उसे अपने मुंह में पकड़कर खाने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग इन लोगों पर हंस रहे थे, जिस पर फैंग उन लोगों से कहता है कि क्या मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि गेस्ट हाउस कहाँ पर है। लेकिन शोहाई क्लैन के लोग तो इन लोगों से बात करने से डर रहे थे, इसलिए वो फौरन से चुप जाते हैं, वो इन लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते, जो बात फैंग को बहुत ही जरा अजीब लग रही थी। दूसरी तरफ लिंजुआन किसी तरह खुद को छुड़वा कर कहता है कि आखिर तुम कैसे दोस्त हो, मुझे यहाँ पर इतना बड़ा फूल खाने की कोशिश कर रहा था और तुम अपने ही मजे में घूमते, आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। फैंग उसकी ये बातें इग्नोर करके सीधा आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंजुआन ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया था। और यहाँ कुछ देर की मुश्किलात के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि इन लोगों को वो ट्री हाउस मिल ही गया था। जहाँ अंदर आने के बाद लिंजुआन देखता है कि वहाँ पर सामने एक टेबल पर बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे और उसे काफी जरा भूख भी लग रही थी, इसलिए लिंजुआन बिना सोचे समझे फौरन उन फ्रूट्स को खाना शुरू कर देता है, जिस पर फैंग उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मालूम भी है कि ये फ्रूट्स खाने के काबिल है या नहीं। जिस पर लिंजुआन कहता है कि पहली बात तो ये कि ये गेस्ट हाउस है, इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रूट होंगे वो गेस्ट के लिए ही है, और दूसरी बात ये कि मैं इसे खा रहा हूँ ना, इसका टेस्ट काफी अच्छा है, ये लो तुम भी कुछ खा लो। और ये कहते साथ ही लिंजुआन ने फैंग को एक ब्लू मैंगो पकड़ा दिया था। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों का ध्यान वहाँ पर एक छोटी बच्ची पर जाता है, जो कि चुपके से इन दोनों को ही देख रही थी। लिंजुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस बच्ची से क्या बात करे, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम फ्रूट खाना चाहोगी, जिस पर उस बच्ची ने हाँ कर दिया था। यहाँ लिंजुआन ने उस बच्ची का ऐसा जवाब तो गेस नहीं किया था, इसलिए वो उसे अपना फ्रूट भी नहीं देना चाहता था, बल्कि वो फैंग के हाथ से ब्लू मैंगो छीनकर उसे पकड़ा देता है, जिस पर वो छोटी बच्ची भी खुश होते हुए वहाँ से चली गई थी। ये देखकर लिंजुआन कहता है कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है। दूसरी तरफ फैंग कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि शोहाई क्लैन के लोग बाहर के लोगों से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए वो लोग उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, जबकि बाहर की दुनिया के लोग भी शोहाई क्लैन के बारे में ज्यादा नहीं जानते। बस सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर इन लोगों की ताकत के बारे में अंदाजा लगाना है तो तुम लोग इनकी कानों को देख सकती हो। अगर इन लोगों के कान सिंगल है तो इसका मतलब ये लोग सेकंड लेवल तक है, पर अगर इन लोगों की ईयर्स पर 1 कट मौजूद है तो इसका मतलब ये लोग 3rd लेवल पर है, और इसी तरह अगर 3 कट मौजूद हो तो इसका मतलब ये लोग 4th लेवल पर है। यानी कि जितने सारे कट्स इन लोगों के कानों पर मौजूद होंगे इनकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर लिंजुआन और फैंग अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, बाहर आओ। जो सुनकर लिंजुआन और फैंग उस ट्री हाउस से बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वही बच्ची दर्द से कांप रही थी, जबकि उसका फादर काफी जरा गुस्से में था। साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स भी अपने एरोस लेकर रेडी खड़े थे। यहाँ पर वो फादर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरी बच्ची को ब्लू मैंगो क्यों दिया। तुम जानते थे ना कि ब्लू मैंगो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस तरह के छोटे बच्चे की बॉडी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी वजह से मेरी बेटी की जान जा सकती है। जो सुनकर लिंजुआन और फैंग कहते हैं कि हमने ये जानकर नहीं किया, हमें नहीं था मालूम। लेकिन उस आदमी का गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ने जो किया तुम्हें उसका हिसाब देना ही होगा। यह लिंजुआन काफी जरा घबरा चुका था। वो फैंग से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब बताओ कि हम क्या करें। जिस पर फैंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने सामने वाली कश्ती पर सीधा जंप कर देता है, जहाँ पर उसने उस आदमी को तो नीचे पानी में गिरा दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो उस बच्ची की बॉडी से एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को लगता है कि शायद वो उस बच्ची को जान से मार डालेगा, इसलिए वो उस पर फौरन से हमला कर देते हैं, जो देखकर अब लिंजुआन को भी बीच में आना पड़ा था। वो फैंग के सामने आकर उसे एरोस से बचाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स काफी ज्यादा भड़क चुके थे, इसलिए वो इस बार अपनी एनर्जी एरोस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर तो लिंजुआन भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। लेकिन तभी अचानक वहाँ किसी की आवाज आती है, जो कहता है कि लड़ना बंद करो। और ये कोई और नहीं बल्कि शोहाई क्लैन का एक एल्डर था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिंजुआन इंप्रेस होते हुए कहता है कि ये तो एक 8 लेवल पर मौजूद पावर हाउस है। इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ये सब कुछ बस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जबकि दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जिसने उस बच्ची की बॉडी से ब्लू मैंगो की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था। साथ ही साथ वो आसपास की ग्रीन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से वो छोटी सी बच्ची इवॉल्व होकर 3rd लेवल पर पहुंच गई थी, और इसी वजह से उसके कान में कट भी आ गया था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में किसी का भी इवॉल्व होना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। इसलिए इन लोगों को ये सब एक
मिरेकल जैसा लग रहा था। यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए सीधे उस बच्चे के पास जाकर उसे चेक करते हुए इन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता है। साथ ही साथ वो फैंग से सवाल करता है कि आखिर तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया, जिस पर फैंग माफी मांगते हुए कहता है पहले तो आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता था कि ब्लू मैंगो को एब्जॉर्ब करना बच्चों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ वो बताता है कि असल में ये बच्चे ब्लू मैंगो की पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी होली पावर्स की मदद से उसे सिर्फ गाइड किया है, जिसकी वजह से वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई और इसी वजह से वो इवॉल्व भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्चे के इवॉल्व होने की वजह से वहां पर मौजूद लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जिस पर लिंजुआन उस एल्डर से सवाल करता है कि इसका मतलब यहाँ पर मौजूद बच्चे ज्यादा जल्दी इवॉल्व नहीं होते, ये बिल्कुल यूनिक लग रहा है। वो एल्डर बताता है कि हाँ तुम लोगों को ये बेशक एक मामूली सी बात लग रही होगी, लेकिन उस बच्चे की किस्मत पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि यहाँ का कानून है कि अगर कोई भी बच्चा 10 साल की उम्र से पहले खुद को इवॉल्व करके सेकंड लेवल को अचीव कर ले तो वो इनर सी में जाकर कल्टीवेशन कर सकता है। लेकिन इनर सी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हर कोई जा सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ग्रीन सी ऑफ लाइफ बहुत बड़ी है, इसीलिए 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है, आउटर सी ऑफ लाइफ, इनर सी ऑफ लाइफ। आउटर सी ऑफ लाइफ तो बहुत बड़ा है जो कि 99% ऑफ पानी है, जबकि 1% है इनर सी ऑफ लाइफ। वो जगह छोटी होने के बावजूद ही बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस ऑफ लाइफ एनर्जी रखती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी वहां पर कल्टीवेशन करे तो वो अपने लेवल को बहुत ही आसानी के साथ बढ़ा सकता है, यानी कि वो एल्फ या इंसान फ्यूचर का एक बहुत बड़ा जीनियस बन जाएगा। पर अफसोस की बात तो यह है कि शुहाई क्लैन में ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग रहते हैं, इसलिए हम हर किसी को वहां पर जाने के लिए नहीं दे सकते। और आज जो तुम लोगों ने हमारे लिए किया है वो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी बात है। तुम जैसे इंसान हमारे लिए यहाँ पर एक ब्लेसिंग की तरह आए हो। यहाँ दोस्तों अगर आप लोगों को इनकी बातें समझ नहीं आ रही तो मैं सिंपल करके यूँ बताता हूँ कि फैंग ने असल में इन लोगों को एक बहुत बड़ा जीनियस दे दिया है, यानी कि ये बच्ची फ्यूचर में एक बहुत बड़ी अच्छी कल्टीवेटर बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए वो एल्डर खुश होते हुए कहता है कि तुम दोनों आज से यहाँ के ऑफिशियल गेस्ट हो, बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर लिंजुआन और फैंग बताते हैं कि हम यहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ को लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो एल्डर कहता है कि माफ करना, लेकिन ये फैसला मैं नहीं कर सकता, इसके लिए तुम लोगों को मेरे साथ इनर सी की तरफ जाना होगा, जहाँ पर तुम लोगों की मुलाकात एल्डर नी हाई से होगी, वही इस तरह के फैसले कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो एल्डर लिंजुआन और फैंग को अपने साथ कश्ती में लेकर इनर सी की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में लिंजुआन सवाल करता है कि आप भी तो एक एल्डर हैं, फिर आप इस तरह के फैसले क्यों नहीं कर सकते, बड़ा एल्डर नी हाई में ऐसा क्या खास है। जिस पर वो एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि सच कहूं तो मेरी तरह यहाँ आउटर सी में 108 एल्डर्स है जो कि सारे के सारे कमजोर है, जबकि एल्डर नी हाई हम सब में से काफी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल है। इसलिए ये काम उन्हीं का है कि वो इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले। यहाँ ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग लगातार यूं ही सफर कर रहे थे, जहाँ थोड़ी देर के सफर के बाद एल्डर कहता है कि हम लोग वहां पर पहुंच गए। जहाँ पहुंचते साथ ही एल्डर अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और ये लोग उस पोर्टल से पार होकर कहीं और आ गए थे। जहाँ पर आते साथ ही लिंजुआन और फैंग की तो आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग किसी जन्नत में आ चुके हैं। एल्डर यहाँ पर आने के बाद बताता है कि ये है बाइटियन आइसलैंड जो कि रिन शेक में है। यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर है। मेरे जैसे लोगों का यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए हम लोगों का सफर यहीं पर खत्म हुआ। अब आगे का सफर तुम लोग लू यान के साथ करोगे। यह एल्डर जैसे लू यान का नाम लेते हैं तभी अचानक हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि शाखों का इस्तेमाल करता हुआ सीधे जंप करते हुए यहाँ किनारे तक आ पहुंचा था। इसके बाद वो यहाँ पर लिंजुआन और फैंग को वेलकम करते हुए कहता है कि अब तुम दोनों मेरे साथ आगे का सफर तय करोगे। जिस पर लिंजुआन और फैंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे सीनियर ब्रदर कह रहे थे। जिस पर लू यान कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम लोगों को मुझे सीनियर ब्रदर कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तीनों की एज बिल्कुल सेम है। और दूसरा ये कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, बिल्कुल तुम जैसा। जिस पर लिंजुआन उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन लू यान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो खुद को छुड़वाकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जिस पर फैंग लिंजुआन से कहता है कि बेशक वो एक ह्यूमन है, लेकिन वो हम दोनों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जंगल में आगे की तरफ चलते जा रहे थे, जहाँ पर लू यान ने यहाँ पर लिंजुआन और फैंग को अपनी सारी स्टोरी भी बता दी थी कि कैसे वो यहाँ पर आया। जिसके बाद शुहाई क्लैन ने उसे अपना लिया, बेशक ये जानते हुए भी कि वो एक नॉर्मल सा ह्यूमन है। जो सुनकर फैंग लू यान से सवाल करता है कि वैसे क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ पर कब से हो, लेकिन लू यान उसे ये बात ना बताते हुए उनसे कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। और ये कहने के बाद लू यान जंप करते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, जिस पर फैंग और लिंजुआन भी बड़ी तेजी से उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ रास्ते में लिंजुआन और फैंग आपस में चलते हुए बातें कर रहे थे कि ये लड़का कितना ज्यादा अकड़ू है, ये अपने बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं बता रहा। लेकिन अब ये लोग कर भी क्या सकते थे।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ी देर के सफर के बाद आखिरकार एक जगह पर आकर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर लिंजुआन शौक होते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हजारों मीटर लंबा ऊंचा दरख्त भी कभी हो सकता है। दूसरी तरफ हम लुयान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उस दरख्त के सामने झुकते हुए उसे एंसेस्टर ट्री कह रहा था। ये सुनकर लिंजुआन लुयान से कहता है कि भला तुम एक मामूली से दरख्त को एंसेस्टर ट्री कैसे कह सकते हो, जो सुनकर तो लुयान को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फौरन से अपने बो और एरो को निकालते हुए फौरन लिंजुआन और फैंग पर हमला कर देता है। यह इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लिंजुआन और फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि इस तरह की लंबी वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि यूं ही मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लाता रह सकूं।